मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ जीव विज्ञान का जो प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है उसको वन शॉट में। वन शॉट का मतलब आज अपन इस चैप्टर को विद इन 1 आवर ख़त्म करने वाले हैं। विद इन 1 आवर अपन क्या क्या करेंगे, इसकी जितनी भी एनसीईआरटी की जो लाइन्स है, जितनी भी एग्जाम्स में आज तक पूछी हुई है उनको अपन हाईलाइट करेंगे, प्लस में उनको अपन रिकॉल करेंगे जो पहले का तुम्हें याद है। कोई भी अगर नीट एस्पिरेंट है उसकी तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई होगी, लेकिन जो विद 12th लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम देने जा रहा है उस बच्चे के लिए सब कुछ नया होगा। तो मैं आज आपको कुछ ट्रिक्स भी देने वाला हूँ जिससे आप इन लाइंस को अच्छे से याद कर पाएँ और आने वाले 2026 का जो लैब असिस्टेंट का पेपर है उसमें आप उनको सॉल्व कर पाए। अपन ने पहले मेरे वीडियो में अपन ने बात करी थी कि मैं आपको बायोलॉजी भी रटने नहीं दूंगा, मतलब आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स दूंगा कि जिससे आप बायोलॉजी को एकदम दिमाग में फिट कर लेंगे। जैसे अपन ने मोनेरा और प्रोटिस्टा वाला जो चैप्टर था उसमें अपन ने किया था, आप वो वीडियो भी मेरी प्लेलिस्ट में है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र शर्मा MBBS। तो मैं आज आपको प्लांट किंगडम वन शॉट में करवाने वाला हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो RH विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें अपन ने क्या देखा था कि वो 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन था। 5 सिस्टम में अपन ने क्या देखा था कि अगर आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको पता नहीं है तो आप मेरे एक पहले वीडियो बनाया हुआ है उसमें आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एक बार वो 10 मिनट की वीडियो है वो लेके ही इस चैप्टर को स्टार्ट करें, क्योंकि अगर वो आपको पता रहेगा तो आप आसानी से इस चैप्टर को जल्दी से कैचअप कर पाएंगे। तो मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए। अगर वो वीडियो आपने ले रखी है तो देन गुड, नहीं आप वो पहले वो वीडियो लेके आएँ देन बाद में ये चैप्टर आप वन शॉट स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बच्चों आपको पता है वन शॉट का मतलब ये होता है कि अपने को पहले थोड़ा बहुत नॉलेज हो, बाद में जो अपन कैचिंग पावर है वो अपनी अच्छी खासी रहती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन करवा देता हूँ कि जो अपने मोनेरा था, मोनेरा के बाद में अपन क्या डेवलप हुआ था, मोनेरा से प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में मैंने आपको बताया था कि प्रोटिस्टा कैसा है, प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल है। अब प्रोकैरियोट क्या था, प्रोकैरियोट का मतलब था जिसका जो न्यूक्लियस है उसकी क्या हो, उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित हो, ऐसी सेल को तो क्या बोलते हैं अपन, प्रोकैरियोट। और जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो उस सेल को अपन क्या बोलेंगे, यूकैरियोट। तो अब मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि जो सबसे पहले पृथ्वी पे जो जीव आए थे वो मोनेरा टाइप के थे। मोनेरा मतलब जितने भी बैक्टीरिया वगैरह थे वो सर्वप्रथम अपनी पृथ्वी पे इवॉल्व हुए थे। नेक्स्ट इस मोनेरा से बना प्रोटिस्टा, ये मैं सब कुछ पहले बता चुका हूँ, फिर भी आपके रिवीजन के लिए मैं आपको एक आधारभूत संरचना दे रहा हूँ कि जो मोनेरा था, मोनेरा में कैसे थी, प्रोकैरियोट टाइप की सेल था और यूनिसेलुलर था। लेकिन जब इसका इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन होकर कैसा बना, यूकैरियोट टाइप की सेल बन गई और प्लस में यूनिसेलुलर ही रह गया। तो मैंने आपको जब 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन बताया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो एक ही किंगडम ऐसा है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल है वो है मोनेरा। आफ्टर देन जितने भी 4 जगत है उन सब में यूकैरियोटिक सेल है, ये आपको पहले से पता है। तो मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रोकैरियोट वो प्रोटिस्टा था, उस प्रोटिस्टा से 3 ब्रांचें निकली, मतलब उस प्रोटिस्टा में 3 प्रकार के जीव हैं। पहला एक तो है प्लांट के लाइक, प्लांट के जैसे, दूसरा है एनिमल के जैसे और तीसरा है फंजाई के जैसे। तो इसका मतलब सर ये तीनों इसी में, नहीं इसमें नहीं है, इसमें इसके जैसे जीव हैं जो कैसे कि जो प्लांट के जैसे भी हैं, एनिमल के जैसे भी हैं और फंजाई के जैसे भी हैं। मतलब कि यूनिसेलुलर है, ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर मतलब यूकैरियोट टाइप के हैं प्लस एक कोशिकीय हैं। अब एक कोशिक सर तो फिर आप इसको प्लांट में रख देते, सर आप इसको एनिमल में रख देते। तो बेटा जो प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है और फंजाई है उसमें अपन बहुकोशिकीय जीवों को रखते हैं। तो इसका मतलब जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोट जीव होंगे उसको किस में रखेंगे अपन, प्रोटिस्टा में। तो इससे अपने को एक अल्टीमेटली एक बात समझ में आ गई कि जितने भी तीनों किंगडम निकले हैं प्रोटिस्टा से, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई, वो कहाँ से निकले हैं, प्रोटिस्टा से। तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर और यूकैरियोट जीव थे, बाकी आगे जाके ये कैसे बन गए हैं, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोट टाइप के।
तो अब अपन इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे इसमें, इस चैप्टर में, कि ये कैसे कैसे क्या था। तो अब जो प्लांट किंगडम था उसमें पहले अपन दो बात तो कर लेते हैं कि ये कैसा था, मल्टीसेलुलर प्लस, और कैसा था, यूकेरियोट। कैसा था, यूकेरियोट्स। दो टाइप के जीव हो गए इसमें, इस बात को अपने को रट के रखनी है। अब दो टाइप के हो गए इसमें, तो अब इस प्लांटी किंगडम का भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। मतलब इस प्लांटी में भी कैसे कैसे जीव हैं, उनका भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग आधार पे अलग अलग वर्गीकरण किया। जैसे आपने अगर 11th की जो बायोलॉजी है उसका एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो, जिसमें अपन ने देखी थी फैमिली है, ऑर्डर है, गण वगैरह, जिनको आप बोलते हैं हिंदी में, गण है, फैमिली है, ऑर्डर है, वर्ग है, इनको आगे इन जगत को उनमें वर्गीकृत किया गया है। तो आप देखेंगे कि कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने अपने बेसिस बना के वनस्पति जगत को भी अलग अलग आधार पे व्यवस्थित किया है। जैसे सबसे पहला अपन देखें तो इसमें जो लीनियस था उसने पहला वर्गीकरण दिया था, लेकिन जो लीनियस का वर्गीकरण था वो बहुत ही कम चीज़ों पे आधारित था, इसलिए वो इतना मान्य नहीं हो पाया। जैसे उन्होंने क्या किया कि जो भी पेड़ पौधे थे उनकी प्रकृति हो गई, उनके रंग हो गए, पत्तियों की संख्या हो गई, इनके आधार पर इस प्लांटी किंगडम को वर्गीकृत कर दिया। मैं इस क्लासिफिकेशन पे जोर इसलिए इतना दे रहा हूँ कि एक बार आपको ये समझ में आ गया ना तो आगे चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो पहले का जो 5 मिनट है मेरा इसी पे रहेगा, क्योंकि आगे आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो जो पत्तियों की संख्या है, अब आप सोच के देखिए कि अगर पत्तियों की संख्या के आधार पे अपन वर्गीकरण करेंगे तो अपना कितने दिन चल पाएगा। अब एक प्लांट के अपन पत्तियों को गिनने कितने दिन बैठे रहेंगे, इसलिए ये वर्गीकरण अपने लिए मान्य नहीं है। लेकिन अगर अब से लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछता है कि प्लांट किंगडम के लिए सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया था, तो वो अपने पास दिया था लीनियस ने। तो अब देखो, अब पत्तियों की संख्या के आधार पर जो ये वर्गीकरण दिया था उसको इन्होंने बोला था कृत्रिम वर्गीकरण। क्या बोला था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लीनियस का वर्गीकरण कैसा था, तो वो तो कैसा था, आर्टिफिशियल था। कैसा था, आर्टिफिशियल। अब इसमें एक जो इसका प्रॉब्लम वाली बात थी वो ये थी कि इन्होंने बहुत पास पास वाली स्पीसीज को भी अलग कर दिया था, कि मतलब जिनमें मान लो पोलन, जो भी परागण है, परागण की प्रक्रिया है, जिसमें किसी में जल से होती है, किसी में वायु से होती है। तो मान लो कोई दो प्लांट हैं, एक ही स्पीसीज के हैं, एक ही फैमिली के हैं, और उनमें परागण मान लो जल से होता है। अब मान लो पत्तियों की संख्या उनमें अलग अलग है, तो लीनियस ने क्या किया, पत्तियों की संख्या के आधार पर उनको अलग अलग वर्ग में वर्गीकृत कर दिया। इसका मतलब ये तो गलत है, तो इसलिए इनका जो वर्गीकरण है वो इतना मान्य नहीं है। नेक्स्ट जो अपने पास वर्गीकरण आता है वो थोड़ा सा अधिक गुणों पे आधारित वर्गीकरण आता है, जो बेंथम और हुकर ने दिया था। किसने दिया था, बेंथम और हुकर ने। उन्होंने क्या बोला था कि ये वर्गीकरण जो है वो बाहरी संरचना के साथ साथ आंतरिक संरचना पे भी आधारित होता है। तो मतलब आपको क्या याद रखना है कि जो लीनियस के बाद जो नेक्स्ट वर्गीकरण दिया था वो बेंथम और हुकर ने दिया था, और ये क्या था, भीतरी गुणों पर भी आधारित था। भीतरी गुण जैसे जैसे पराग संरचना हो गई, उनकी संरचना, आंतरिक संरचना मतलब उनकी एनाटॉमी हो गई, मतलब उनके उत्तक कैसे व्यवस्थित है, उनमें जो अंडाणु बन रहा है वो कैसा बन रहा है, अंडा से है वो कैसा है, ओब्लिक है कि कैसा है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा ये सब कुछ चीज़ें। तो आप देखिए इसको। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जो जॉर्ज बेंथम और हुकर ने जो वर्गीकरण दिया था वो ही मान्य है, वो ही इस चैप्टर में अपन मान्य करके आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस जॉर्ज बेंथम और हुकर के बाद में भी एक ऐसा वर्गीकरण आया जिसमें विकासीय गुण आधारित थे। जब मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया था तो आर.एच. व्हिटेकर ने भी यही बोला था कि जिस वर्गीकरण में विकासीय संबंध आधारित वर्गीकरण होगा वो ही सबसे बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि अपना जो उत्पत्ति हुई है वो कौन से जीव से हो रही है, वो ही वर्गीकरण अपने लिए मान्य होगा। तो मैं आपको इस वर्गीकरण में बताऊं तो जो नेक्स्ट वर्गीकरण था वो सांख्यिकी के आधार पर था। सांख्यिकी मतलब कि जैसे उन सब जो चीज़ें थी उनको एक कोडिंग के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। देखिए
मैं आपको इसमें बताऊं, कंप्यूटरीकृत वर्गीकरण था वो। जैसे सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित गुणों को एक नंबर कोड दिया गया था और उसमें कंप्यूटर में फिट किया गया था, ताकि अपन जब भी ये कोई भी डाटा उस कंप्यूटर में डालेंगे तो उसी ही वर्ग के सारे प्लांट्स अपने पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ये इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है। बाद में कि जैसे कुछ जो कोशिका वर्गीकी हुई है ना, वो किस पे बेस्ड थी कि जो कोशिका की क्रोमोसोम की संरचना, व्यवहार और रासायनिक वर्गीकी इन पे आधारित थी वो सब कुछ। तो ये सब कुछ क्या है, उनके डेवलपमेंटरी क्लासिफिकेशंस हैं। तो आपको यही सब कुछ चीज़ें इस चैप्टर की थी जो इम्पोर्टेंट थी। अब आपको आपके लिए ये चैप्टर आगे बिल्कुल ईजी होने वाला है। नेक्स्ट अपनी स्टार्ट करते हैं एल की। हाँ तो बेटा जी अपन अभी स्टार्ट करने वाले हैं सवाल मतलब इस पूरे चैप्टर में अपन जो प्लांट किंगडम था उसको अलग अलग वर्ग में वर्गीकृत करेंगे। मतलब पहले अपन शैवाल पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, फिर एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। तो सर इनको ऐसे वर्गीकृत कैसे किया गया? तो इनके वर्गीकरण की अलग अलग बेसिस है। वर्गीकरण का बेसिस अभी मैंने आपको जॉर्ज बेंथम और हुकर सर का जो वर्गीकरण था उसमें मैंने आपको आधार दिया था कि ये आंतरिक संरचना कैसी उनका थैलस है, थैलस का मतलब उनका शरीर कैसा है, काई संरचना कैसी है, कि उनमें जो बीजाणु बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, किस में। अब जैसे तुम समझ रहे होंगे कि जो आज अपन जितने भी आपके आसपास जो प्लांट्स देखते हैं, बड़े प्लांट्स देखते हैं, वो या तो जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है। अब जिम्नोस्पर्म से ज़्यादा भी एंजियोस्पर्म है जिनमें आप सब में सीड देखते हो। तो जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो मैं भी आपको पढ़ाने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सीड की प्रकृति कहाँ विकसित हुई थी और सीड सर्वप्रथम किस में बना था। कि जो सीड बनने की प्रकृति जो स्टार्ट हुई थी वो सबसे पहले टेरिडोफाइटा में स्टार्ट हुई थी। और जो सबसे पहले सीड बना था, सीड मतलब बीज, वो बीज बना था किसमें, अपने जिम्नोस्पर्म में। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसको आपको याद रखनी है। ये आपके लेब असिस्टेंट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो मैं अब आपको मैं बता रहा हूँ सवाल। एक मिनट बेटा, एक मिनट टाइम दीजिए मेरे को। हाँ तो शैवाल जो है वो कैसे हैं, बिल्कुल सिंपल टाइप के प्लांट्स हैं, थैलोइड टाइप के, मतलब थैलस टाइप का इनका स्ट्रक्चर है। मतलब बहुकोशिकीय के तो ये हो गए, लेकिन इनका थैलस टाइप का जो इनका शरीर है। अब जो इनका आवास है, अब इस लाइनों में कुछ याद कर रखने लायक तुम्हारे लिए कुछ है नहीं। अब जो इम्पोर्टेंट जो याद रखना है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये बॉक्स है कि शैवाल के माप और आकार में बहुत विभिन्नता होती है। मतलब ये अलग अलग टाइप के होते हैं बहुत सारे। सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम्हें याद रखना है कि जो कॉलोनी बना के रहने वाले जो शैवाल हैं वो होते हैं वॉलवॉक्स, और जो फाइबर जैसे होते हैं, जैसे धागे जैसे होते हैं, वो उनमें होते हैं यूलोथ्रेक्स और स्पाइरोगायरा। ये दोनों याद रखने हैं, ये ही क्वेश्चन आपको पूछेगा। नेक्स्ट इसमें जो याद रखने लायक है कि इनमें बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे केल्प बहुत बड़े होते हैं, जैसे अपने एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं ना, जैसे बबूल हो गया, खेजड़ी हो गया, वैसे बड़े बड़े प्लांट्स भी होते हैं। अब ये एक इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है, और आप पेपर उठा के देख लीजिए इस बॉक्स में से जो मैं ये बॉक्स हाईलाइट कर रहा हूँ, इस बॉक्स में से एक मिनट बेटा, इस बॉक्स में से आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप उठा के देख लीजिएगा पुराने पेपर्स, ये बॉक्स जरूर पूछेगा। इससे भी इम्पोर्टेंट नीचे वाला बॉक्स है, ये वाला, जो मैं जनन के बारे में, इनकी शैवाल के जनन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। कि जो शैवाल है उनमें जनन दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक प्रकार का भी होता है और एक लैंगिक प्रकार का भी होता है। जो अलैंगिक प्रकार का होता है उसमें तो क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट का कोई भाग टूट गया और वही नया प्लांट बन के बाहर आ गया। कुछ में बीजाणु भी बनते हैं, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखने का जो है वो है लैंगिक जनन। इनका क्या है, लैंगिक जनन। जो इम्पोर्टेंट याद रखने का है, देखो बेटा थोड़ी सी मेरी हिंदी ख़राब है क्योंकि मेरे को यहाँ पे MBBS इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, तो मेरी थोड़ी सी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है। फिर भी मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट मैं पढ़ा चुकूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि जितने भी लेब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं वो सारे मोस्टली हिंदी मीडियम से हैं। इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसी में उनके लिए भी कवर हो जाए। देखिए बेटा एक मिनट,
मैं आपको बताऊं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में ना 3 प्रकार के इसमें लैंगिक जनन होते हैं। मतलब इसमें 3 प्रकार के जो हैं बीजाणु बनते हैं लैंगिक जनन के लिए, कि जो अगर मान लो समान आकार के जो बीजाणु है, जैसे ये वाला युग्मक या बीजाणु जो भी कहें अपन, कि अगर मान लो ये समान आकार के युग्मित होते हैं और फ्लैजिला विहीन होते हैं। अब फ्लैजिला क्या होता है मैं आपको वो भी समझा दूं। फ्लैजिला मान लो ये युग्मक है और इस युग्मक में ऐसे 2 धागे जैसे लगे हुए हैं और इनको गति करने के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर ये उपस्थित है तो इनको फ्लैजिला के साथ बोलेंगे, अनुपस्थित है तो फ्लैजिला विहीन बोलेंगे। तो मतलब ये जो धागे जैसी संरचना लगी हुई है उनको क्या बोलेंगे अपन, फ्लैजिला। अब बेटा अब इतना डीप तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता क्योंकि अपने पास ये क्रेश कोर्स है, तो अपने को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, तो मैं बस आपको जल्दी जल्दी इसका नॉलेज दे रहा हूँ। लेकिन आप जो मैं लाइनें बता रहा हूँ बस वो याद रखें, आपके लिए सफिशियंट है। तो देखो कहाँ गया, हाँ, सामान्यतः ये बीजाणु जूसपोर होते हैं। ये तो अपने लैंगिक जनन की बात हो गई। अब लैंगिक जनन में मान लो 2 युग्मक संलयित होते हैं और बिल्कुल समान आकार के हैं और फ्लैजिला विहीन है और एक फ्लैजिला युक्त है। 2 बात करेंगे अपन, समान आकार के जो हैं एक तो फ्लैजिला विहीन रहेंगे और एक फ्लैजिला युक्त रहेंगे। तो देखिए अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संलयित होते हैं। ये युग्मक कसाब युक्त मतलब फ्लैजिला से युक्त भी हो सकते हैं और समान माप के हो, जैसे यूलोथ्रिक्स में। अब मतलब यूलोथ्रिक्स में जो लैंगिक जनन होगा उसमें क्या होगा, समान आकार के क्या रहेंगे, युग्मक रहेंगे और उनमें फ्लैजिला भी उपस्थित रहेंगे। अब मान लो कि समान आकार के तो हैं लेकिन फ्लैजिला नहीं है, तो ऐसा लैंगिक जनन किसमें होता है, स्पाइरोगायरा में। ये रटना है आपको कि समान आकार के फ्लैजिला युक्त तो किस में है, यूलोथ्रिक्स में, और फ्लैजिला विहीन किस में है, स्पाइरोगायरा में। ऐसे जनन को अपन क्या बोलते हैं, समयुग्मकी। क्या बोलेंगे, समयुग्मकी। इसको रटना है आपको। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निम्न में से किस में समयुग्मकी फ्लैजिला विहीन युग्मकों से जनन होता है। अब फ्लैजिला विहीन आपको मैंने बता दिया स्पाइरोगायरा में ऐसा होता है। अब मान लो ये समान आकार की नहीं हो लेकिन चलने वाले तो होंगे, ये फ्लैजिला जैसे असमयुग्मकी में चलने वाले होंगे, मतलब फ्लैजिला उपस्थित होंगे। तो ऐसा किस में होता है, यूडोराइना में। अब अपन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरफ चलें या मतलब डेवलपमेंट की तरफ चलें तो उसमें लास्ट वाला जो जनन आता है उसमें क्या होता है कि नर युग्मक तो चलनशील होता है, मतलब फ्लैजिला उसमें प्रेजेंट होते हैं और बहुत छोटा होता है वो। और दूसरा जो मादा युग्मक होगा वो बहुत बड़ा होगा, अस्थितिक होगा, अचलनशील होगा। ऐसे जो लैंगिक जनन होगा वो किस किस में होगा, वोल्वॉक्स और फ्यूकस में। इसको बोलते हैं अंड युग्मकी। क्या बोलेंगे इसको, अंड युग्मकी लैंगिक जनन बोलेंगे इसको। मतलब ये अंडे टाइप का बन गया जो केवल एक जगह स्थित रहेगा, ये चलेगा नहीं मादा युग्मक। तो ये थोड़ा सा अपन डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं। तो ये तीनों बात आपको याद रखनी है कि एक तो समयुग्मकी, असमयुग्मकी और अंड युग्मकी। 3 टॉपिक इस लाइनों के याद रखने हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछे जाने हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट मैं आपको लेके चलूँ थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसकी तरफ मैं लेके जा रहा हूँ आपको। ये जो डायग्राम है इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा कि किस किस के डायग्राम दे रखे हैं। देखो अगर आपको बॉक्स सा दिखे ऐसे गोला टाइप का तो ये आपको पता है वॉल्वॉक्स है क्योंकि ये कॉलोनी में रहता है। ये तो आप समझ ही रहे हैं मेरी बात को। तो ये तो कॉलोनी में रहेगा, कॉलोनी में है, ये है ना। तो ये यूलोथ्रिक्स है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। अब जो ये सवाल है ये अपने किस किस काम में आते हैं उसको याद करना भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो इस बॉक्स में दिया हुआ है कि इसमें से कुछ स्पीसीज जो खाने के काम में भी आती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जलीय प्राणियों में खाद्य चक्रों के जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया है, इनकी कुछ स्पीसीज है ना वो जो भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। किस किस की, पोरफायरा की और लेमिनेरिया की। इनको अपन खाने के काम में लेते हैं। कुछ जो शैवाल हैं वो केरागिन बनाते हैं जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। अब जैसे जेलेडियम ग्रासिलेरिया है, इनका उपयोग किस में होता है, आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में ये उपयोग होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना एक कोशिकीय शैवाल है। एक्चुअल में RH-VTEC करके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये एक कोशिकीय है, तो इसको किस में रखना चाहिए था, प्रोटिस्टा में। हाँ तो बच्चों ये प्रोटिस्टा में ही है, बस इनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई ये शैवाल जैसे दिखते हैं इसलिए।
तो इनका उपयोग क्या करते हैं, अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। किस मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, इसलिए इसका अंतरिक्ष यात्री किस में करते हैं, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। बस ये 3 चीज़ें इस टॉपिक में से आपको याद करनी है। अब मैं आपको बेसिस बताता हूँ कि अपन शैवाल को भी 3 भागों में विभाजित करते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, अब ये अपन ने विभाजन क्यों किया, अब ये जो तालिका है उसमें आइए आप कि जो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इनको वर्गीकरण करने का आधार क्या है, इनका एक तो रंग है। अब रंग किसकी वजह से होगा, जो इनमें वर्णक उपस्थित होंगे उनकी वजह से। तो जो क्लोरोफाइसी है उसमें क्लोरोफिल ए भी उपस्थित है, फियोफाइसी उसमें ए सी उपस्थित है, और रोडोफाइसी उसमें ए डी उपस्थित है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है। अब जो इनकी बॉडी में जो खाद्य पदार्थ है वो संचित किस रूप में रहेगा, उसको याद करना है आपको कि पहले वाले में स्टार्च में रहेगा, दूसरे वाले में लेमिनेरिन और मेनिटोल के रूप में रहेगा, तीसरे वाले में फ्लोरोडिन स्टार्च के रूप में रहेगा। बस इस तालिका में आपको ये 2 चीज़ याद करनी है। पहला किसमें, पहला तो ये याद रखना है इसमें प्रमुख वर्णक कौन कौन से हैं, दूसरा ये याद रखना है कि संचित वो जो भोजन है वो किस रूप में होगा। अगर आपको ये तालिका याद है तो अब जो भी क्लासिफिकेशन अपन शैवाल का पढ़ेंगे वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे क्लोरोफाइसी में क्या है, देखिए मैं एक मिनट, जैसे अब क्लोरोफाइसी में अपन क्या क्या पढ़ के आए, ये हरे रंग का होता है, तो आपको ये पता ही है कि क्लोरोफिल ए भी उपस्थित रहेगा। तो क्लोरोफिल ए और बी क्या करता है, हरे रंग का ही तो होता है वर्णक, इसको ये याद रखना है। अब जो इसमें संचित पदार्थ है वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, तो ये स्टार्च आ गया आपका, संचित तेल बूंदक जिसको स्टार्च बोलते हैं। अब भीतरी, अब ये आपको याद रखो तो रख लेना, सेल्यूलोज की बनी होती है इनकी भित्ति। अब जो ये आपको लैंगिक जनन है मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। अब इम्पोर्टेंट है इनके एग्जाम्पल याद रखना, आपको वो जो क्रॉस मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें दे देगा कि ये कौन सी का, जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया क्लेमाइडोमोनास, दूसरे का एग्जाम्पल उठा के दे दिया जैसे लेमिनेरिया, फिर इनको क्रॉस मैच करवा लेगा कि ये किसके थे, रोडोफाइसी के थे, क्लोरोफाइसी के थे। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। एक मिनट बेटा। नेक्स्ट अपन बात करें फियोफाइसी की। फियोफाइसी में अपन ने अभी देखा था क्लोरोफिल ए भी तो किस में था, क्लोरोफाइसी में। फियोफाइसी में क्या था, ए सी, तो क्लोरोफिल ए सी रहेगा इसमें। देखिए ये रहा क्लोरोफिल ए सी, जेंथोफिल, है ना। अब फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पे निर्भर करते हैं, मतलब इनके वर्णक का जो कलर आएगा उन पे किस पे डिपेंड करेगा। अब ये जो संचित भोजन है वो किस रूप में रहेगा, तो ये रहेगा लेमिनेरिन और मेनिटोल की फॉर्म में। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ये रटना है आपको, और इसमें कुछ याद करने लायक कुछ है नहीं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था इनका जनन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। अब इनके एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम, फ्यूकस, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। जो ट्रिक की बात है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, और जो आपको एग्जाम्पल रटने हैं वो तो आपको रटने पड़ेंगे ही। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में क्या देखा था अपन ने कि इनमें कौन सा था, ए बी, ए सी, ए डी। तो मतलब इनमें जो भी वर्णक रहेंगे वो कैसे टाइप के रहेंगे, ए डी टाइप के, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी टाइप के। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको इसमें बताऊंगा वो ये है कि एक तो ये बहुत कठिन परिस्थितियों में रहने वाले क्या है, शैवाल है। इम्पोर्टेंट बात है ये कि ये गर्म जल में भी रहते हैं, है ना, जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं, और जहाँ प्रकाश अधिक होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। तो मतलब जो समुद्र की गहराई में मिलने वाले जो शैवाल है वो कौन से होंगे, रोडोफाइसी के होंगे। अब इसमें जो संचित भोजन है वो किसके रूप में, फ्लोरोडिन स्टार्च के रूप में। और इसकी संरचना कैसी होती है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह। रट लेना इस बात को, इम्पोर्टेंट बात है, इसको रट लेना, ये इम्पोर्टेंट बात है। और इसके बाद अपन इसका जनन देख चुके हैं पहले एक बॉक्स में, वो याद करना है आपको। अब इसके एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा एंड जेलेडियम। मैंने आपको जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया की एक बात बताई थी कि इससे क्या उत्पन्न होता है, जिसका अपन आइसक्रीम वगैरह में यूज़ करते हैं। एक बार पीछे जाके आप यह वीडियो को यहीं पॉज करके पीछे जाके एक बार पढ़िए वापस से उस टॉपिक को जो मैंने आपको पहले बताया था। अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा। तो प्यारे विद्यार्थियों अपन अभी स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है कि जो अपन ने शैवाल पढ़े थे भी, जो शैवाल अपन पढ़ के आए हैं उनसे थोड़ी डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। जो ब्रायोफाइटा है वो कैसी है, डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया है उनमें। मतलब अब जैसे अपन
इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, तो उसमें डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं अपन। मतलब ये प्लांट्स आगे आगे डेवलप होते जा रहे हैं, मतलब इनमें प्लांट स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी उत्तक वगैरह हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस साइड में अपन चलेंगे। अगर ब्रायोफाइटा की अपन बात करें तो ब्रायोफाइटा में ये आप एक बार देख लीजिएगा, कुछ याद करने लायक इसमें है नहीं, इसमें भी कुछ याद करने लायक नहीं है। ये है कि इसमें द्विकशाभिक मतलब दो फ्लैजिला युक्त क्या बनते हैं, जो मेल गेमेट है वो बनते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी, इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि जो इसका यूज़ क्या है इस ब्रायोफाइटा का। तो ये ब्रायोफाइटा जो है इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं है, बट कुछ काम में इसको अपन यूज़ करते हैं। जैसे ब्रायोफाइटा का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मोस्ट शाकाहारी स्तनधारी पक्षियों अन्य को भोजन प्रदान करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो स्फैग्नम है, स्फैग्नम इसका एक एग्जाम्पल है। वो क्या प्रदान करती है अपने को, पिट मतलब कोयला प्रदान करती है। इसका उपयोग अपन ईंधन के रूप में भी करते हैं, और इसका यूज अपन पैकिंग में करते हैं। पैकिंग में क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें पानी को रोकने की क्षमता अधिक होती है। इस बात को आप रट लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब जो सबसे पहले मान लो कोई बंजर भूमि है, तो उसमें सबसे पहले जो उगने वाले जो जीव है, जो निकलने वाले जीव है, वो लाइकेन और ब्रायोफाइटी होते हैं। तो इनका जो महत्वपूर्ण जो इनका दृष्टिकोण है वो क्या है, पारिस्थितिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चट्टानों को अपघटित करते हैं और उच्च पौधों को उगने के लिए उनके लायक बनाते हैं। बस एक इंपॉर्टेंट लाइन ये थी। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, स्फैग्नम वाला टॉपिक जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। अपन जो ब्रायोफाइटा है उसको भी अपन दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो लीवरवर्ट और एक मोसेस। लीवरवर्ट है वो सिंपल ब्रायोफाइटा है, और जो मोस है वो डेवलप्ड ब्रायोफाइटा है। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जो है वो बता देता जाता हूँ, बस आपको जो एग्जांपल है वो इम्पोर्टेंट है इसके, वो आपको याद रखने हैं कि इसके थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होती है। हाँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो लीवरवर्ट में जो अलैंगिक जनन होता है वो किसकी वजह से होता है, जेमा कप की वजह से। जेमा कप क्या होता है, अलैंगिक करने की एक विधि होती है इनकी। जैसे प्लांट का जो भाग है वो टूट के अलग हो जाएगा और उससे नया पौधा बन जाएगा। इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो क्या है, मार्केंसिया है। क्या है, मार्केंसिया। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मोसेस। अब मोस में है क्या होता है, ये थोड़ा सा डेवलप्ड ब्रायोफाइट है। क्या है, डेवलप्ड ब्रायोफाइट। अब इसमें याद करने का ऐसा कुछ है नहीं, जो मैं आपको याद करने का है वो मैं बताता हूँ। एक तो इनके एग्जाम्पल याद करने हैं, फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पेग्नम। ज़्यादातर यही पूछता है कि ये किस वर्ग के आते हैं, किस में आते हैं। ये क्रॉस मैचिंग में आपसे पूछ लेगा कि अब इसमें है लैंगिक अंग अच्छे से विकसित होते हैं, और ये तो वो तो आप समझ ही रहे हैं कि ये विकसित होते चले जा रहे हैं आगे से आगे। अब अपन चलते हैं टेरिडोफाइटा पे। किस पे चलते हैं, टेरिडोफाइटा पे। टेरिडोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइट से भी विकसित है। क्या है, विकसित है। अब टेरिडोफाइटा की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इस टेरिडोफाइटा में सैवैनीय उत्तक आना स्टार्ट हो गए हैं। सैवैनीय उत्तक का मतलब जो फ्लोएम और जाइलम जो है, जो पानी और भोजन का जो सैवैन जिस सिस्टम के थ्रू होता है, सैवैन उत्तक। मैं आपको जब आगे प्लांट एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि सैवैनीय उत्तक क्या होते हैं। पानी और भोजन को जड़ से कहाँ लेके जाएंगे, टॉप तक। टॉप तक क्या लेके जाएंगे, पानी को, और भोजन को, जो पत्तियों में भोजन बना है उसको कहाँ तक लेके आएंगे, रूट तक। तो उसमें इंपॉर्टेंट यूज है किसका, अपने सैवैनीय उत्तकों का। तो जो अपने टेरिडोफाइटा है तो उसमें जो है, एक मिनट, हाँ, जो टेरिडोफाइटा, देखो टेरिडोफाइटा सजावट छोड़ो, ये कोई मतलब की बात नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि विकास की दृष्टि से इस तल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। इसका मतलब ब्रायोफाइटा और शैवाल किस में रहते हैं, जल में रहते हैं। अब क्यों है, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई कि इनमें 7 उत्तक जाइलम फ्लोएम होते हैं। रट लेना मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसकी तरफ चलते हैं अपन। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है इस क्रैश कोर्स में वही बता रहा हूँ, आप उस पर ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अपना क्रैश कोर्स है, न कि कोई अपन फुली लेंथ वीडियोस के रूप में पढ़ रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी लाइंस कवर करूँ जो इम्पोर्टेंट। आप जब मेरी वीडियो ले तो आप NCERT लेके बैठें,
एनसीईआरटी में जो मैं लाइंस आपको बता रहा हूँ उनको कवर करें, उनको कवर करने मतलब उनको हाईलाइट करके रखें कि सर ने ये बात जो बताई है वो ही इम्पोर्टेंट है, उनमें से ही क्वेश्चन आएगा। 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, छोटे क्वेश्चन कतई नहीं पूछेगा वो। अब जो इसमें मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या होता है कि पत्तियां इकट्ठी हो जाती है तो उनको शंकु शंकु बोलते हैं। तो अब शंकु किस किस में उपस्थित है, सेलेजिनेला और इक्विसिटम में। अब इनमें जो आपको इम्पोर्टेंट और एक बात बताऊं, जो मैं आपको बताऊं, हाँ, कि मैंने आपको बताया था कि जो बीज बनने की प्रकृति जो स्टार्ट होती है वो अपने टेरिडोफाइटा से स्टार्ट होती है। तो टेरिडोफाइटा में भी कौन दो है, सेलेजिनेला और सेल्विनिया। इसमें क्या होते हैं, दो विषम बीजाणु बनते हैं। विषम बीजाणु बनने का मतलब जैसे अपने प्लांट्स में क्या क्या बनते हैं, परागकण और अंडाणु बनते हैं ना, अंडाणु, तो उस टाइप के बीजाणु बनते हैं, एक तो मादा बीजाणु और एक नर बीजाणु। इन नर और मादा बीजाणुओं की वजह से इनमें क्या होता है कि क्या डेवलप हो जाता है, सीड बनने की प्रकृति डेवलप हो जाती है। तो दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, सेल्विनिया और सेलेजिनेला। तो इनमें क्या स्टार्ट हो गया है, इनमें क्या स्टार्ट हो गया है, बीज बनने की प्रकृति स्टार्ट हो। तो इनमें क्या हो गया है, बीज बनने की प्रकृति स्टार्ट हो गई है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको रटनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको रटनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो इस टेरिडोफाइटा की है कि इसको 4 क्लास में वर्गीकृत करते हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। इनके एग्जाम्पल देखो, साइलोप्सिडा है, एस से एस याद हो जाएगा कि साइलोप्सिडा साइलोटम है। लाइकोप्सिडा, एल से एल याद हो जाएगा, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम सेलेजिनेला। स्पिनोप्सिडा में इक्विसिटम, टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। ये आपको याद करना है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में। अब एंजियोस्पर्म तो जो है मैं आपको पूरा अलग से पढ़ाऊंगा जब अपन प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, प्लांट एनाटॉमी का जब वन शॉट वीडियो देखेंगे तो अपन उसमें पूरा एंजियोस्पर्म पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ओनली मैं आपको अब जिम्नोस्पर्म पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको आप देखिए एक बार। जो 3 इम्पोर्टेंट बात है वो इस एंजियोस्पर्म की, वो मैं आप पढ़िए मेरे से। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो जो है कि सबसे छोटा प्लांट कौन सा है इसमें और सबसे बड़ा प्लांट कौन सा है इसमें। सबसे बड़ा जो वृक्ष है इसमें वो क्या है, सीकुआ वृक्ष सबसे बड़ा है, इसकी मूसला मूल्य होती है। अब सुनो, जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो याद करने की यहीं पे है, बस पूरे जिम्नोस्पर्म में यहीं याद करना है सब कुछ, कि इसके कुछ जीनस मतलब कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, कवक से सहयोग कर लेते हैं, मतलब इसकी जड़ें जो है कवक से क्या कर लेती है, मिल जाती है। ऐसा एग्जाम्पल किसमें है, पाइनस में। मतलब पाइनस की जो जड़ें हैं वो कवक से संयोजन कर लेती है और उनके साथ क्या करती है, भोजन को अवशोषित करवाने का काम करते हैं जो एक कवक है। और कुछ में क्या करती है कि बैक्टीरिया से संयोजन कर लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया से। ऐसा कौन है अपने पास, साइकस है। कौन है, साइकस है। तो ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि किस प्लांट की रूट्स जीवाणु से करती है और किस प्लांट की रूट कवक से करती है। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें जो याद करने लायक है वो मैं और बता देता हूँ। वैसे तो कुछ याद करने लायक कुछ बचा नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं देख रहा हूँ आपके लिए। हाँ, एक लाइन ये इम्पोर्टेंट है कि पाइनस द्विलिंगी है या एकलिंगी है, साइकस एकलिंगी है द्विलिंगी। तो जो पाइनस है, पाइनस वाला जो प्लांट मैंने आपको बताया वो तो क्या है, द्विलिंगी। कैसा है, ये इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ऐसे ही बता रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यही पूछेगा आपको निम्न में से कौन सा द्विलिंगी जिम्नोस्पर्म है, ऐसे पूछेगा। और मेरे तो नीट में जो है ये एक फेवरेट क्वेश्चन था, चाहे कोचिंग का मान लो चाहे नीट वालों का मान लो, ये एक फेवरेट क्वेश्चन था। तो ये कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा आपको। तो ये बात याद रखनी है कि पाइनस द्विलिंगी है और साइकस कैसा है, एकलिंगी है। नेक्स्ट अपन बात करें, वो इसमें जो है बीजाणु बनेंगे, गुच्छे बनेंगे, मतलब जिनको शंकु बोलेंगे, ये आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा इनकी पत्तियों के बारे में आप बात याद रखना चाहे तो रख लेंगे कि इनकी मोटी क्यूटिकल की परत होती है इनकी पत्तियों पे, और इनके रंध्र जो क्या होते हैं अंदर। तो मतलब क्या होते हैं, ये मरुस्थलीय प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं, मरुस्थलीय प्लांट होते हैं, इसलिए ये सब कुछ होता है। ठीक है, अब इनके जो एग्जाम्पल है, एक तो साइकस हो गया, पाइनस हो गया, एक गिंगो होता है। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब एंजियोस्पर्म में मैं आपको बस 1-2 लाइन बताने वाला हूँ, उसके अलावा अपन पूरे जिम्नोस्पर्म को अपन आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे
इसमें बहुत छोटा प्लांट जो होता है उसको तो वो तो होता है वुल्फिया, और एक बहुत बड़ा प्लांट होता है उसको बोलते हैं यूकेलिप्टस। मतलब कहने का मतलब ये है कि एंजियोस्पर्म में बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक प्लांट्स होते हैं। तो जो वुल्फिया है वो सबसे छोटा है और यूकेलिप्टस है जो सबसे बड़ा प्लांट है। इसके अलावा में सब सारी चीज़ें हैं। आपको आगे एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी मतलब जो अपन एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी पढ़ेंगे, और प्लांट मॉर्फोलॉजी जिसमें अपन केवल एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य आकारिकी पढ़ेंगे, उसमें बताने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं आपके लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसको होने से पहले आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के तो बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चंस एंड उनके जो ट्रिकी जितने भी मेरे पास ट्रिकी नोट्स वगैरह अवेलेबल है वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। और बायोलॉजी मैं आपको पूरी इन हैंड करवा दूंगा। बायोलॉजी में तो आपको ऐसा परफेक्ट बना दूंगा कि जो मैंने लाइंस बताई है उन लाइंस के बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा लैब असिस्टेंट के में। आप विश्वास करिए इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। आज मैंने जो लाइनें आपको इंपॉर्टेंट प्लांट किंगडम में बताई है, आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए। अगर इनके बाहर एक भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया है। एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है उसमें। और जो 2022 का लैब असिस्टेंट का पेपर 2 का जो अपन पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, आज या कल मैं एक वीडियो डालूंगा मैं जिसमें एक पेपर 2 है साइंस का, उसका मैं 4 पेपर है टोटल, उसमें पेपर 2 का अपन डिस्कशन करेंगे कि किस लेंथ के क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, उनको कैसे आपको सोल्व करना है एग्जाम में बैठ के। तो आप वो वीडियो लेक्चर लें और उसमें देखें कि कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उनमें से भी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मैंने ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट बताई थी और इस लाइन में से क्वेश्चन आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते रहें। आपके एग्जाम में अब मुश्किल से 40 डेज का समय बचा हुआ है, तो 40 डेज में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को इन हैंड कर लेंगे, मतलब जितेंद्र सर के साथ PCM इन हैंड कर लेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहें।